हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोग मेरा नाम तो जान ही गए होंगे कि मेरा नाम संजय कुमार मौर्य है और मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको डेली बाय डेली मिलती रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। मेरा सजेशन है कि आप पढ़िए और इसको वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि आपका आंसर कितना आया था, सही आया था या नहीं आया था। उसके बाद आप वीडियो देख करके मिलाइए कि आपका आंसर सही आया था या गलत आया था। जो भी आता है, सही आता है तो अभी अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप देख करके सीखिए और आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ की थी। वही गलती आपको नहीं करनी है, तो इससे ज़्यादा सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो मेरा सजेशन मानिए तो आप वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है अमिताभ अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। विक्रांत वही कार्य पूरा करने में अमिताभ से 12.5% अधिक समय लेता। तो विक्रांत ने अकेले काम शुरू किया और 2 दिन बाद अमिताभ उससे आकर जुड़ गए। तो इसके बाद दोनों ने मिलकर कार्य को पूरा किया। कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, टोटल कितने दिन लगे कार्य पूरा होने में, यही वो पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अमिताभ अगर वो अकेले करना चाहें तो वो कितने दिन में करेंगे। अमिताभ को ए मान लिया मैंने और कितने दिन में करना चाहें तो करें, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है विक्रांत को वही कार्य पूरा करने में सेम वर्क, ये बात याद रखनी है कि वो सेम वर्क की बात कर रहा है। विक्रांत को वही कार्य पूरा करने में अमिताभ से 12.5% अधिक लगते हैं। तो अगर अमिताभ को 8 दिन लगते हैं तो इसका 12.5% कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, 12.5% का मान कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 12.5% का मान 1/8 होता है। तो अमिताभ और किसका दिया है, विक्रांत का रेशियो दिया है। कह रहा है विक्रांत को वही कार्य पूरा करने में अमिताभ से 12.5% अधिक लगते हैं। अमिताभ को मान लीजिए अगर ये 8 लग रहा था तो 12.5% ज़्यादा किसको लगता है, विक्रांत को। तो इसको कितना लगेगा, 12.5% मतलब 1 ज़्यादा 9 लगेगा। ठीक, तो ए का मान कितना दिया है यहाँ पे, 8 दिन दिया है। जब 8 दिन दिया है तो 8 यूनिट का मान, 8 यूनिट बराबर 8 डे, तो 9 यूनिट बराबर कितना, 9 डे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा लग रहा है, 12.5%। तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो ये 9 कैसे आया आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, विक्रांत ने अकेले काम शुरू किया और 2 दिनों बाद, अब आगे की कहानी कह रहा है। तो चलिए हम अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं अपना। तो टोटल वर्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी एफिशिएंट वो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 8 9 72, सीधे सीधे, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो अब हम निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बराबर जानते हैं क्या होता है, एफिशिएंसी के लिए हमें क्या चाहिए भाई, क्योंकि टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर हमें इफिशियंसी चाहिए तो हमें टोटल वर्क में क्या करना पड़ेगा, टाइम से भाग देना पड़ेगा। टाइम हमारा क्या है, 8 9। तो यहाँ पे इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 9। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 8। अब आगे चलते हैं। अब हमें टोटल वर्क भी मिल गया, इफिशियंसी भी मिल गई। तो अब सॉल्व करते हैं। तो विक्रांत ने अकेले काम शुरू किया, विक्रांत जो है वो अकेले काम शुरू करता है। विक्रांत की इफिशियंसी कितनी है, 8। और 2 दिन बाद अमिताभ उससे आकर जुड़ जाता है। तो 2 दिन में विक्रांत द्वारा किया गया कार्य कितना है, विक्रांत द्वारा किया गया कार्य, अब कार्य के लिए मैंने क्या बताया,
कार्य के लिए आपको क्या चाहिए, इफिशियंसी एंड टाइम। इफिशियंसी विक्रांत का हमें पता है 8 है, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 2 दिन की बात कर रहा है, तो उसने 2 दिन में कितना काम किया, 16। 2 दिन में अगर 16 काम किया तो अब रिमेनिंग कितना बच गया, 72 में से उसने 16 काम कर दिया, अब बचा कितना रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बच गया, 72 माइनस 16, तो कितना होगा, 56 बच गया। अब कह रहा है 56 कार्य बच गया, तो आगे अब कह रहा है कि 2 दिन बाद अमिताभ उससे आकर जुड़ जाता है। 2 दिन तो उसने काम किया विक्रांत ने अकेले, अब 2 दिन के बाद विक्रांत, वो कौन जुड़ गया, अमिताभ जुड़ गए। तो अमिताभ और विक्रांत अब कार्य कर रहे हैं, तो अमिताभ और विक्रांत द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय, लिया गया समय, सॉरी, लिया गया समय कितना, समय के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। कार्य कितना करना है, 56 काम करना है हमें, और इफिशियंसी दोनों की कितनी है, 9 8 17, कितनी 17। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 17 3 51, 51 3 सही 5/17 डे। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग, बच्चों को लगता है कि ये आंसर अगर कहीं मिल गया तो वो टिक मार के चले आते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ तक तो प्रोसेस सही किया, लेकिन आपने टिक मारने में गलती कर दी। तो आपको ध्यान से ये पढ़ना है कि कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लग रहा है, मतलब कुल कितना समय लग रहा है, कुल समय कितना लग रहा है, आप बताइए। कुल समय हमारा जो लग रहा है, 2 दिन तो विक्रांत ने पहले ही किया है ना, बाकी अब विक्रांत और अभय ने किया है, तो टोटल टाइम कितना लग गया, 5/17। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 दिन 5/17, 5 सही 5/17 डे, कितना 5 सही 5/17। अब कौन सा आंसर सही हो रहा है वो टिक कर दीजिए, सॉरी यहाँ डेज होगा, मिस प्रिंट हो गया है, कुछ गलती टाइपिंग में, ठीक है। तो समझ लीजिएगा 5 सही 5/17 डे, तो कौन सा आंसर है सही हमारा, सी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, मैंने पूरी तरह आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये इतना लंबा होगा नहीं जो लिखना है कि 2 दिन में कितना कार्य किया, ठीक है, ये आपको कुछ लिखना नहीं है एग्जाम में भाई, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है, ये आप इसे पढ़िए फिर समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और पूछ क्या रहा है, दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। उसके बाद वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं भी तो देखूँ कि भाई कितने बच्चे जो है एक्यूरेट कर रहे हैं। ये नहीं है कि वीडियो देखने के बाद जो आंसर आए वो कमेंट करिएगा, ना ना, अगर ये करते हैं तो ये आप खुद के साथ चीटिंग करेंगे, मेरे साथ नहीं, मैं तो पढ़ा के चला जाऊँगा, ये आप खुद के साथ चीटिंग करोगे। तो वीडियो को रोक करके पहले सॉल्व करो, जो आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करो, उसके बाद वीडियो देखो कि आपका आंसर सही आया था या फिर जैसे मैंने बताया वैसे ही आपने किया था, ठीक है। तो गलती कहाँ हुई वो चीज़ सीखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है अरुण के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 10% की कमी की कर दी गई, परिणाम स्वरूप उनका वेतन जो है उतना ही हो गया जितना कि भास्कर के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 25% की कमी की गई। तो इसका 2 मेथड में बताता हूँ, एक शॉर्ट कह लीजिए एक पूरा प्रोसेस। तो एक बेसिक मान लेते हैं हम, एक क्या मान लेते हैं, ट्रिकी। तो हम मान लेते हैं अरुण का वेतन कितना है, हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं 100x मान लेते हैं, और आगे किसका वेतन, भास्कर का वेतन हम b बराबर कितना मान लेते हैं 100y, क्योंकि ये तो बोला नहीं है ना कि बराबर है, तो हम 100x 100y मान लिया। अलग अलग हो गया ना, अब तो वेरिएबल के कारण क्या है, इनका मान चेंज हो गया, भले शुरू में 100 है लेकिन x और y के वेरिएबल के कारण इनकी जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। वो तो डिपेंड करेगा कि एक्स वाई का मान हमारा लास्ट में कितना है, उसी पे डिपेंड करेगा कि सेम है कि अलग अलग है। लेकिन हाँ
अगर हमने x माना या y माना तो हम यही मान चलते हैं कि अलग अलग है वेरिएबल के कारण। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि पहले उसके वेतन में 25% की वृद्धि की गई। अगर 25% की वृद्धि करेंगे तो 100x 100x का 25% कितना होता है? 25% सीधा सीधा हो जाता है 25x। तो ये कितना हो जाएगा? 125x। टोटल अब कितना हो गया? 125। फिर बाद में कह रहा है कि 10% की कमी की गई। अब क्या किया? 10% की कमी। तो 125 का 10% कितना होता है? 12.5। 12.5x। आप बताइए 10% का मान कितना होता है भाई? 1/10। तो अगर हमको 125 का 10% निकालना हुआ तो क्या करेंगे? 1/10 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं ना, यही तो करते हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 12.5x तो आएगा। तो ये कितना हो गया? 12.5x। तो ये क्या कितना बच गया? 112.5x बच गया रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग कितना बच गया? इतना बच गया। अब कह रहा है उसका वेतन उतना ही हो गया जितना कि भास्कर वेतन में, मतलब यहाँ बात कर 20% की वृद्धि कर रहा है। तो अगर इसके वेतन में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो अब कितना हो जाएगा? ये डायरेक्ट 20y बढ़ जाएगा। 20% कितना होगा? 100y का, तो 20। अब कितना हो गया टोटल? 120y। फिर कह रहा है कि 25% की कमी कर दिया जाए। 25% कमी कर दिया जाए तो 120 का 25% कितना होगा भाई? 120 का 25%, 25% का मान कितना होता है? 1/4। तो 4 त्याएं 12, कितना? 30x। यहाँ x था तो क्या होगा? 30x अब कम हो जाएगा तो ये बचा कितना? 90x। नो सॉरी 90y। y की बात चल रही है तो y होगा ना, तो y बचा 90y। कह रहा है कि ये बराबर है, उसका वेतन उतना ही हो गया जितना कि भास्कर कितना वृद्धि करने और कमी करने के बाद होता है। तो ये क्या है? दोनों आपस में बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो 112.5x बराबर कितना? y। तो ये कितना हो जाएगा? 112.5x दशमलव हटा दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा? 900। एक जीरो बढ़ जाएगा ना भाई। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा? 25 चौके 100 और 25 पंचे 125। और यहाँ कितना होगा? 25 चौके 100 मतलब 36। 25 × 75 तो 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36। तो x और y का मान कितना आ गया हमारा? x का मान आ गया 4, y का मान आ गया 5। ठीक, कितना आ गया? x का मान 4, y का मान 5 आ गया। तो अब आगे पूछ क्या रहा है? अरुण के वेतन का भास्कर के वेतन से अनुपात। तो अरुण का वेतन कितना है और भास्कर का वेतन कितना है हमारा? तो 100x है ये, और ये कितना है? 100y। तो x का मान कितना है? 4। तो 4 रख दिया। यहाँ पे आप 4k भी मान सकते हैं कि x का मान 4k कर लीजिए या 4a कर लीजिए, जो भी कर सकते हैं। तो 5k, ये वो 4k हो गया तो 5k या 5a मान सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने बताया है कि रेशियो में जब आता है तो वो दोनों चीज़ें कट जाती है। जैसे यहीं देख लीजिए, अगर हमने इसकी मान x का मान 4k मान लिया तो कितना हो गए? 4k रेशियो y का मान कितना माना है हमने? 5k। ठीक, तो k से क्या हुआ? कैंसिल हो गया। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो रेशियो क्या आ गया? 4:5 आ गया ना। तो नहीं भी मानेंगे रेशियो में तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कट जाता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? बी। ठीक है, कौन सा आंसर सही है हमारा? बी। तो ये हमारा था बेसिक। दूसरा है, कह सकते हैं आप शॉर्ट मेथड, शॉर्ट कह सकते हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ए का वेतन कितना है? x, मतलब अरुण का और भास्कर का y मान लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 25% की वृद्धि होती है, x के मान में 25% की वृद्धि होती है। 25% की वृद्धि में मतलब 25% का मान 4 होता है तो क्या हो गया? 4 से 5 हो गया। फिर क्या कह रहा है? 10% की कमी होती है, मतलब 10 से 9 हो गया। और बराबर कह रहा है लास्ट में इनका जो है वो बराबर हो जाए, इनका वेतन उतना ही हो गया जितना अब भास्कर की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि। 20% का मान कितना होता है? 1/5।
तो 6, 5 से 6 हो गया, और उसके बाद 25% की कमी, मतलब 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। 25% का मान कितना होता है, 1/4। 25% कमी मतलब 1 की कमी है, 3 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 4 से 4 कैंसिल, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब यहाँ बचा 5/2, यहाँ 2, तो 2 को उधर ले जाते हैं, तो 5 बराबर 4y। तो x बराबर y बराबर कितना आ गया भाई हमारा, कितना आ गया, 4/5। तो यही तो हमारा क्या था, x और y का मान आ गया। तो x और y का रेशियो तो पूछ रहा है, तो हमने वेतन कितना माना था, x माना था, इधर y माना था। तो x y का रेशियो आ गया 4/5। तो ये कौन सा आंसर सही है, बी है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएंगी। ज़्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तो छोटी छोटी बातें जो हैं समझ में आने लगेंगी, और जब छोटी छोटी बातें समझ में आने लगेंगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन झटकों में कर दोगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, इसे आप पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। बट आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि आप पढ़ सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 10 क्वेश्चन बताने में सर घंटों का टाइम ले लेते हैं तो ठीक है। बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे मैंने पढ़ाया और आपके पल्ले पड़ा 0, या आधे घंटे मैंने पल्ले पढ़ाया और आपके जो दिमाग में घुसा वो 0। तो आपको आधा घंटा देने का मतलब क्या हुआ फिर। मैं बताने को तो इसे 10 मिनट में बता दूं भाई, 2-2 मिनट में बता दूं, खत्म हो जाएगा 20 मिनट में हमारा, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें समझ में आएंगी, आपको नहीं आएंगी। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो उसका प्रॉफिट भी तो आपको होना चाहिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है किसी बेलन की ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए। बेलन की ऊंचाई, ओल्ड और न्यू की बात कर रहा है, ओल्ड और न्यू की बात कर रहा है। मैं आपको समझाने के लिए पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए, ऊंचाई की बात कर रहा है। पहले अगर 1 था तो अब क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। मान लीजिए पहले 1h था तो अब क्या कर दिया गया, 2h कर दिया गया। ऊंचाई की बात हो रही है। और त्रिज्या को 50% घटा दिया जाए, त्रिज्या की बात हो रही है। तो त्रिज्या को 50% घटाने का मतलब क्या है, 50% का मान कितना होता है भाई, 1/2। मतलब पहले जो थी वो 2 थी, अब कितनी कर दी है, 50% घटाना मतलब 1 घटा के 1 कर दिया गया। 2 में से 1 घटा दिया तो कितना, पहले 2 थी, अब घटा करके कितना कर दिया गया, उसे 1 कर दिया जाए। तो हम r मान लेते हैं, जैसे 2r थी पहले तो 1r कर दिया। अब चलिए, अब बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है उसके आयतन का। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन के, तो πr² h होता है। तो πr² h होता है। यहाँ पे अगर रखेंगे तो कितना है, h का मान कितना है वोल्ट में, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ओल्ड की बात कर लेते हैं, ओल्ड अपॉन न्यू की रेशियो ले लेते हैं, न्यू की रेशियो ले लेते हैं आयतन का, ओल्ड और न्यू। ओल्ड कितना है, πr² h होता है, v बराबर क्या होता है, πr² h। तो पाई का पाई रहने देते हैं, h क्या है, 1h है h, और त्रिज्या क्या हो गई, दोगुनी हो गई। ये बात हो रही है ओल्ड की, ठीक है, ये ओल्ड है। तो अब त्रिज्या कितनी हो गई, 2। तो πr² होता है ये, तो कितना हो जाएगा, 4r² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। और अब न्यू की बात कर लेते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं, h का मान कितना हो गया, 2h हो गया। और त्रिज्या कितनी हो गई, पहले 2 थी अब कितनी हो गई, सिर्फ r बच गई, तो r² काट देते हैं, कैंसिल, h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4। तो v ओल्ड और v न्यू का रेशियो कितना आ गया, आयतन ओल्ड और न्यू का रेशियो कितना, ओल्ड 2 था, अब न्यू कितना है, यहाँ सब कट गया तो मतलब 1 बचा है, तो न्यू 1 आ गया। तो देखा जाए तो क्या हुआ, 1 क्या हुआ, घट गया। 1 घट गया किस पे देखेंगे भाई, पुराने वाले पे ही तो देखते हैं, पहले मेरे कितना था, 2। तो उसी से तो हम मिलाएंगे कि घटा कि बढ़ा परसेंटेज में। तो क्या किया, 100 से
तो ये 50। तो ये बताइए कि क्या हुआ, 50% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना भाई हमारा। तो 50% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया हमारा आयतन। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये। आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बट आप इसे ध्यान से पढ़िए, जितना हो सके उतना ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए आप। तो चलिए, आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 30% वार्षिक ब्याज दर पर 2,000 रुपए की राशि 2 वर्षों बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज हर महीने में हर 8 महीने में जोड़ दिया जाता है। पहले क्या है कि हम जो सॉल्व करते थे वो 12 महीने में था, लेकिन अब ब्याज दर हमारा जो है 8 महीने में ही मिलना है। उसके बाद फिर अगला साल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अगला जो है वो ब्याज दर 8 महीने की ही स्पीड से जोड़ा जाएगा, ठीक है। पहले हर साल जोड़ा जाता था। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो अब देख लीजिए कि 12 मंथ में पहले कितना मिलता था, 30% मिलता था, लेकिन अब 8 मंथ की बात कर रहा है, तो 8 मंथ में कितना मिलेगा भाई, तो 30/12 गुणते 8, तो 4×3=12, 4×2=8 और 3×9=30। तो कितना मिल गया ये, अब हर 8 महीने में 20% मिलेगा। तो अब टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम की बात करते हैं। तो टाइम की बात करते हैं तो 2 साल बोल रहा है। अब 2 साल बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, 2 साल मतलब 24 मंथ। और क्या करेंगे, 8 मंथ पे ब्याज मिल रहा है, तो हमारा टी बराबर कितना हो जाएगा, 8×3=24। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये रहा और टाइम ये रहा। तो अब तो बता सकते हैं ना कि कितना ब्याज मिलेगा, 20,000 रुपए पे, बता सकते हैं कि नहीं। तो ए बराबर फॉर्मूले से रख दीजिए, या फिर डायरेक्ट कर लीजिए। तो फॉर्मूले से रखते हैं अगर आप, तो ए बराबर P1+R/100। तो टाइम, तो P बराबर कितना है, 20,000। 1+R का मान 20%/10, टाइम कितना हो गया, 3। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 20,000 गुणित्ते 20×5=100 करें, नहीं कट जाएगा, 0 0 है। तो इसको क्या कर लेते हैं हम, एक 0 से एक 0 काट देते हैं और इसको 12/10 कर लेते हैं। काटने को तो कट जाएगा, और 3 बार है तो 3 बार लिख देते हैं इसको, चाहे क्यूब कर लीजिए चाहे 3 बार लीजिए, क्योंकि हमने 3 बार लिखा क्योंकि कटेगा। तो 1 0 1 0 1 0 मतलब 3 0 1 0 1 0 3 0। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना होगा, 12×44 1728, 3456 रुपया क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 3456। तो कितना होगा, ये 01 था, तो कितना हो गया, 34,560 रुपये अमाउंट हो गया। तो अब प्रॉफिट में कितना हुआ, तो सी आई बराबर क्या, सी आई बराबर हो जाएगा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही तो करते हैं। तो अमाउंट हमारा कितना है, 34,560, और प्रिंसिपल कितना है, 20,000। तो जाहिर सी बात है कितना मिल जाएगा, 14,560 मिलेगा। कितना मिल गया हमें, 14,560। तो कौन सा सही है हमारा, डी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सोचिए कि अगर 12 मंथ में 30% दे रहा था तो 8 मंथ में कितना देगा, मैंने निकाल कर दिखा दिया 20%। अब जहाँ की सालीना की बात हो रही थी तो 2 साल की बात हो रही है, तो अब उसमें कितने 8 मंथ होंगे, क्योंकि हर सब ब्याज तो अब 8 मंथ के बाद ही दिया जा रहा है ना। तो पहले अगर साल की बात हो रही थी, 2 साल बराबर 2 लिखते थे। अब 2 साल में कितने 8 मंथ होंगे, तो 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24। तो 24 में अगर 8 से भाग दे दिया तो हमें कितना मिल जाएगा, टी बराबर मिल गया हमें 3। तो एक बात याद रखनी है कि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली जैसे मैंने बताया है वैसा कर दिया करिए आप, ठीक है। अगर आप 1 2 बार 3 बार करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बाकी आपको फिर माइंड में ही हो जाएगा। शुरू शुरू में कन्फ्यूजन होता है,
उसके बाद फिर आने लगता है। तो अगर मैं इसे शॉर्ट में करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? इतना तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। और इसके बाद हम जो इतना प्रोसेस करते हैं, ये जो फॉर्मूला लिखते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना। तो हमें पता है 20% का मान कितना होता है, 1/5। तो ए और पी का रेशियो निकाल लेते हैं, अमाउंट एंड प्रिंसिपल का। तो पहले साल क्या हो जाएगी, 5 से 6, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रिंसिपल ये अमाउंट ए कर देता हूँ, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट ए। तो प्रिंसिपल हमारी कितनी हो जाएगी, 5 से, तो अगले साल 6, क्योंकि 20% बढ़ रहा है तो मतलब 5 से 20%। ये देखिए भाई 20% का मान कितना होता है, तो 5। तो प्रिंसिपल हमारा 5, तो 20% बढ़ के कितना हो गया, 6। दूसरे साल भी कितना, 5 से 6। तीसरे साल भी कितना, 5 से 6। मतलब 3 बात कर रहा है ना, 3 टी बराबर कितना हो गया, 3। तो 3 की बात कर रहा है। 3 8 मंथ हो गए हमारे, 8 मंथ के कितने हो गए हैं, 3 8 मंथ हो गए हैं। तो 8 मंथ पे दे रहा है तो मैंने निकाल दिया। तो अब चलिए ये कितना हो गया, 125, 2 से 16। तो ये कितना हो जाएगा, 75, 16 कितना, 91। तो 125 का मान कितना हो गया, ये 20,000। 125 का मान, 125 यूनिट का मान 20,000। तो 1 यूनिट का मान कितना, 8 दूनी 16, कितना, 8 दूनी 16, 160। क्योंकि 1000 में अगर हम 125 से भाग देते हैं तो ये आता है 8। तो 20,000 है, तो हम 2000 समझते हैं। 2000 में भाग दिया तो कितना, 8 दूनी 16 होगा। लेकिन 20,000 है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 160, गुणित 160 कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ये आ जाएगा 14,560। तो इतना हुआ। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ें जो हैं मैंने समझाई हैं, समझाने के लिए आप माइंड में कर लोगे, और ये भी माइंड में कर लोगे। इसको करने में से 10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा आपको, थोड़ा सा पेन कहीं कहीं उठाना पड़ जाएगा बस, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। बट आप इसे ध्यान से पढ़िए, जितना ध्यान से हो सके उतना ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, और वीडियो रोक करके सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए आपने सॉल्व कर ली होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है 2 कंटेनर जिनकी क्षमता कम से 15 लीटर और 18 लीटर है। तो हम 2 कंटेनर कौन मान लेते हैं, ए बी एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए। मान लिया हमने कितना, इसकी क्षमता 15 लीटर है और इसकी क्षमता कितनी है, 18 लीटर है। कितनी है, 18 लीटर। जिसमें दूध भरा हुआ है, तो मिल्क भरा हुआ है और वाटर भरा हुआ है, ठीक है। मिल्क के साथ वाटर ही तो होगा, मिल्क एंड वाटर मान लिया हमने, कितना मिल्क दिया हुआ है, जिसमें दूध भरा हुआ है। पहले कंटेनर में जो है दूध की शुद्धता जो है 68% है। मतलब 68% अगर दूध है तो टोटल 100 में से तो वाटर कितना होगा, 32% होगा कि नहीं होगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर कोई मिक्सचर है तो वो अपने आप में 100% है। उसमें कह रहा है कि 68% जो है शुद्ध दूध है, तो इम्प्योरिटी जो भी है, अगले को तो अगला दिया नहीं है क्या है, तो हम मान लेते हैं वाटर है। तो वाटर अब कितना होगा, 32% होगा कि नहीं होगा। 100% में से 68% घटा दिया तो 32%। तो काट लेते हैं, कुछ कटेगा, हाँ 4 17 चौका 68, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और 17 से 4 से 17, 4 अट्ठे 32, 17 इंटू 8 का रेशियो आ गया। कितना आ गया, 17 इंटू 8 का रेशियो आ गया। तो 17 8 कितना होता है, 25। तो 25 यूनिट का मान कितना है, टोटल ये 25 है, यहाँ पे टोटल कितना है मिक्सचर हमारा, 15। तो 15, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 15/25। तो 5 थे 15, 5 25, 3/5 मतलब 5 छक्के थे 0.6 आएगा। कितना आ गया, 0.6। तो 1 यूनिट का मान 0.6, तो 17 यूनिट का मान 17 छक्के 102, 10.2 लीटर ये हो गया। 1 यूनिट का मान इतना 0.6 लीटर, क्योंकि ये 25 यूनिट बराबर इतना लीटर था।
1 यूनिट बराबर कितना है, इतना लीटर। और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 4.8 लीटर। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिक मेथड है, पूरा प्रॉपर बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया कि मैं बेसिक भी बताऊंगा आपको और ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि जबकि दूसरे कंटेनर में 90% है, तो इसमें क्या है, 90% क्या है, मिल्क है, तो कितना 10% वाटर होगा। तो काट देते हैं, तो क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इनका रेशियो क्या आ गया, 9 और 1 का। तो 9 1 10, 10 यूनिट का मान कितना है, टोटल ये 10 है, मिल्क एंड वाटर। यहाँ कितना कह रहा है, मिक्सर कितना कह रहा है, 18। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1.8 आएगा, क्योंकि 10 यूनिट बराबर 18, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 1.8 लीटर। ये लीटर है भाई, ध्यान देना, ठीक है, लीटर। तो 1.8 लीटर, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, 18 9 या 162, मतलब 16.2 लीटर। और 1 यूनिट तो है ये, तो ये 1.8 लीटर ही रहेगा। अब कह रहा है यदि दोनों कंटेनरों की सामग्री को एक साथ मिला जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध की शुद्धता क्या होगी। अब क्या करना है, दोनों को मिला देना है। जब दोनों को मिलाएंगे तो दूध दूध जोड़ेंगे और पानी पानी ही जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई सबको अलग अलग एक में जोड़ दिया, दूध का अलग जोड़ लिया और पानी का अलग जोड़ लिया। तो मिल्क एंड वाटर टोटल कितना आ जाएगा, मिल्क एंड वाटर, मिल्क कितना आ गया हमारा, मिल्क यहाँ है 10.2 लीटर और यहाँ कितना है 16.2 लीटर। तो कितना हो जाएगा, 16 10 26.4 लीटर। मिल्क कितना आ गया हमारा, 26.4 LTR लीटर। और हमारा मिल्क वाटर कितना आ गया है 48, मतलब 4.8 और 18, तो ये कितना हो जाएगा 6.6 लीटर। आप जब भी जोड़ा करिए तो अगर दशमलव दोनों तरफ बराबर हैं तो डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ दीजिए, बाद में एक दशमलव लगा दीजिए। तो इनके बीच का हम रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें शुद्धता देखनी है। ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। और क्या है, रेशियो निकालने पे आसानी हो जाती है। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना आया था, सॉरी, यहाँ आया था हमारा 26.4 लीटर ना, 26.4 लीटर। तो इन दोनों का रेशियो देख लेते हैं, दशमलव से दशमलव गायब, तो कितना हो जाएगा ये 264 रेशियो 66, कुछ कटेगा किससे, 2 से, तो 2 13, 132 दूना 264, 33, 11 तियाँ 33, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 11 चौका 44, मतलब रेशियो कितना आ गया इनका, 4 और 1 का रेशियो हो गया। मिल्क का मतलब 4, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना आ गया हमारा, 4 1 का। अब आप बताइए कि अगर किसी मिक्सचर में पूछे कि उसकी शुद्धता कितनी है, उसमें मिल्क की या वाटर की, तो आप क्या बताओगे, आप क्या बताओगे भाई। तो शुद्धता क्या ऐसे सीधे कह दोगे ये 4 है या 1 है। परसेंटेज में पूछेगा तो किसका मान लोगे। तो परसेंटेज में जब पूछेगा तो जिसकी पूछ रहा है, मगर यहाँ पे मिल्क की पूछ रहा है, तो हमारा मिल्क कितना है यूनिट, 4 यूनिट है, ठीक है। तो उसको 4 रख देंगे और नीचे जो रखते हैं वो टोटल रखते हैं। टोटल कितना है मिल्क एंड वाटर, 5। आप हाई स्कूल या इंटर में आपने पेपर दिया होगा, तो आपको अगर 400, मान लीजिए 500 में से 400 नंबर मिला, तो आप क्या करते हो, 400 नंबर बताते हो। अगर कोई पूछेगा तो परसेंटेज पूछा तो क्या करते हो, तो आप टोटल से उसकी कंपेयर करते हो भाई कि टोटल में से कितना मिला। तो क्या करते हो, जो मिला वो ऊपर रखते हो 400, और टोटल क्या है 500 हमारा पूर्णांक था, तो हम यही तो करते हैं। जैसे आपको मिल गया तो हम यही करते हैं ना, 400 बटा 500 इंटू 100 कर देते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 80। तो आप बोलते हो ना कितना परसेंट मिला, हमें 80% मिला। तो सेम कहानी यहाँ भी है, मिल्क एंड वाटर। तो जिसकी पूछ रहा है उसकी टोटल से क्या करेंगे, उसको भाग दे देते हैं, इंटू परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 20, और ये कितना हो गया हमारा 80%। कितना आ गया हमारा 80%। कौन सा सही है हमारा, ये। तो ये समझ में आ गया होगा आपको मैं समझाना क्या चाह रहा था आपको, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरे प्रॉपर आपकी भाषा में ही समझाएंगे, कि कोशिश करेंगे पूरी तरह, ठीक है।
ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए सर कि हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आई। अगले क्वेश्चन में मैं उससे और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा चलिए बताता हूँ, ट्रिक कह लीजिए, शॉर्ट कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। ट्रिक मेथड कहिए या सॉल्व कहिए, ठीक है, शॉर्ट मेथड कहिए। यहाँ पे कह रहा है कि क्या है, 68% जो है मिल्क है। और दूसरे कंटेनर में, एक कंटेनर ए हो गया, कंटेनर बी में कितना है, कंटेनर बी में 90% क्या है, मिल्क है। तो क्या करते हैं हम, रेशियो में ऐसा कर देते हैं। यहाँ पे जो लिखते हैं, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा आता है मिक्सचर का परसेंटेज वही तो लिखते थे ना, लेकिन वो तो हमें दिया नहीं है। शुद्ध दूध का परसेंटेज मिक्सचर में कितना है वो नहीं दिया, हम अलग अलग लिखते हैं। ये चीज़ आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं और बाद में क्या करते हैं, बीच में उनके मिक्सचर का परसेंटेज लिखते हैं कि मिक्सचर में कितना परसेंट है, और फिर क्या करते हैं, किस रेशियो में मिलाया उनको। तो यहाँ पे 15 और 18 का रेशियो दे रखा है, ठीक है, 15 एंड 18 का रेशियो दे रखा है। कितना, 15 एंड 18 का। थोड़ी मैं अपने आप को गायब कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने आप को गायब कर लिया, तो समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो गया हमारा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस एक्स अपॉन कितना, x माइनस, इसको इसमें से घटाया, अब इसको इसमें से घटाना पड़ेगा, x माइनस 68। ये बात याद रखनी है कि चाहे जरूरी नहीं है आप इससे घटा सकते हैं, फिर इसको इसमें घटाना पड़ता, ठीक है। तो 90 माइनस एक्स बराबर कितना, 15/18। अब सॉल्व कर लीजिए। तो ये 3×5=15, 3×6=18, 6 से इधर गुणा कर देते हैं तो 9×6=54, 540 माइनस 6x, और इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5x, और ये कितना हो जाएगा, 5×6=30 मतलब 300, 8×5=40, 340। अब क्या करते हैं, 6x को इधर लाते हैं, 340 को उधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 11x, और 340 इधर गया तो कितना, 880। यही तो होगा, 5×3=8, 40×40=80। तो x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान कितना आ गया, 80 आ गया। कितना आ गया, 11×8=88। तो ये चीज़ देखो कि यहाँ भी परसेंटेज में था, यहाँ भी परसेंटेज में था, तो ये जो आया है हमारा किस में आएगा, 80% ही आएगा। और ये क्या है, यहाँ पे मिल्क था 68%, अगर हमारा मिल्क था और 90% मिल्क था हमारा, तो ये भी जो आएगा ये मिल्क ही आएगा टोटल का। तो ये भी मिल्क, कितना मिल्क हमारा कितना है, मिल्क जो हमारा है वो मिक्सचर में मिल्क, ठीक है, मिल्क जो है मिक्सचर में 80% है। तो ये हमारा शॉर्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला था, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए और मैं आ जाता हूँ कैमरे के सामने, आपके सामने सर, ठीक। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है एक टैंक में रिसाव है जो उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है, और एक नल चालू किया जाता है, एक नल चालू किया जाता है भरने के लिए, चालू किया जाता है, जो प्रति मिनट 4 लीटर टैंक पानी में डालता है, प्रति मिनट 4 लीटर पानी टैंक में डालता है। अब टैंक 15 घंटे में खाली होती है। मतलब देखा जाए तो एक रिसाव हो रहा है और एक भर रहा है, मतलब एक फील कर रहा है और एक इसको बाहर निकाल रहा है, तब जो टाइम लगता है तब भी 15 घंटे खाली करने में लगते हैं। तो टैंक की कुल क्षमता कितनी है, टैंक की क्षमता कुल कितनी ही लीटर है, तो बताना है, ठीक है। तो एक रिसाव कर रहा है, तो हम मान लेते हैं ए जो है वो खाली कर रहा है, तो वो कितना टाइम ले रहा है, 6 घंटे ले रहा है। और एक नल और चालू कर दिया जाए, तो ए तो खाली ही कर रहा है,
प्लस एक और नॉल चालू कर दिया बी, जो कि अब क्या हो रहा है, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। अब टाइम कितना लग रहा है, 15 घंटे लग रहे हैं। ये जो माइनस का चिन्ह हमने लिया है ये सिर्फ इंडिकेशन कर रहा है कि ये खाली कर रहा है, बस इसीलिए इंडिकेशन दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा इनका, टोटल वर्क कितना होगा, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, 30 30 एलसीएम हो गया। तो अब 6 से भाग दिए तो कितना आएगा ये का मान, 5, और 15 से भाग दिया तो 2, ठीक है। ये भी खाली कर रहा है, देखा जाए तो ये भी खाली कर रहा है, क्योंकि 15 घंटे में खाली कर रहे हैं ये दोनों। तो ये किसकी इफिशियंसी है, ए की। ये किसकी इफिशियंसी है, ये किसकी इफिशियंसी है, ए प्लस बी की इफिशियंसी है। अब अगर हमें बी की इफिशियंसी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ए प्लस बी में से क्या करना पड़ेगा, बी घटाना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का मान कितना है, -2। अब घटा देते हैं ए, तो ए का मान भी तो प्लस -5 है। तो अब कितना आ जाएगा ये, -2 + 5 बराबर कितना, 3। 3 क्या आ गया, बी का मान कितना आ गया, +3। बी क्या कर रही थी, हमारी फील कर रही थी, तभी तो प्लस आ रहा है, ठीक है। अब आगे कह रहा है जो प्रति मिनट 4 लीटर, ठीक है। तो अब अगर अकेले बी भरना चाहे तो जो भर रहा है वो कितने मिनट, 4 लीटर प्रति मिनट भर रहा है, ठीक है। 4 लीटर प्रति मिनट भर रहा है, तो भरने वाला हमारा क्या है। तो अगर वो अकेले भरे तो कितने टाइम में भर लेगा, अगर वो अकेले भरे तो कितने टाइम में लगेगा, बी द्वारा भरने में लगा समय, तो समय कितना लग जाएगा, टोटल भरना है 30 और 3 की स्पीड से भर रहा है, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 10 घंटे। कितने घंटे में वो भर देगा, 10 घंटे में। तो अगर ये 10 घंटे में भर देगा तो प्रति मिनट कितना भर रहा है, प्रति मिनट कितना भर रहा है, 4 लीटर। तो 10 घंटे में भरना है तो कितना भरेगा, तो इसमें मिनट कितना होता है, 10 × 60 मिनट। तो 10 × 60 मिनट में कितना भरेगा, मतलब 600 मिनट हो गया ना। 600 मिनट में कितना भर देगा, तो 4 × 600, 1 मिनट में इतना, तो 600 मिनट में कितना, 6 चौके 2400। तो कितना भर देगा, 2400 लीटर। मतलब पूरा टंकी भर गया, जो कि है 2400 लीटर। तो उसकी क्षमता कितनी है, 2400 लीटर ही तो होगी भाई, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे समझिए, पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। कह रहा है अदिति, चांदनी और दामिनी की वर्तमान औसत आयु 48 वर्ष है। अब से 20 वर्ष बाद दामिनी की आयु अदिति और चांदनी की वर्तमान आयु का योग के बराबर है। तो दामिनी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम अदिति की प्रेजेंट एज सबकी क्या मान लेते हैं, प्रेजेंट एज कितनी होगी, सॉरी, प्रेजेंट एज अदिति की ए मान लिया, चांदनी की सी मान लिया और दामिनी की डी मान लिया। कोई फर्क, कोई नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि इनकी वर्तमान औसत आयु, वर्तमान औसत आयु की क्या होती है, एवरेज बराबर जानते हैं क्या होता है, टोटल सम ऑफ एज इनटू नंबर ऑफ पर्सन। तो कितनी है इनकी औसत आयु, कितनी है, 48 साल। और टोटल सम कितना है, ए की प्रेजेंट एज ए, बी की सॉरी अदिति की ए, चांदनी की सी और दामिनी की डी। प्रेजेंट एज तो इनकी यही है, ए प्लस सी प्लस डी। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो ए सी डी, तो कितना होगा, 144।
ये चीज़ मैं शॉर्ट में समझा सकता था, लेकिन मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है। जब आप करोगे प्रैक्टिस तो इतनी की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 3 से गुणा करके 144 कर दोगे। आपको पता है कि तीनों का एज का योग 144 है। ये तो मैं समझाने के लिए आपको इतना लंबा लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब से 20 वर्ष बाद दामिनी की है, अब अभी उसकी दामिनी की एज कितनी है, डी। तो अब से 20 वर्ष बाद कितनी होगी, D+20। कह रहा है अदिति और चांदनी की वर्तमान आयु के योग के बराबर है। तो अदिति की वर्तमान आयु A और चांदनी की C, ये दे दिया हमें। दो चीज हमें पता चल गई। तो अब हमें क्या करना है, दामिनी की वर्तमान आयु बतानी है। तो एक चीज आप देखिए कि A+C बराबर D+20 और यहाँ भी A+C है, तो इसकी जगह हम मान रख सकते हैं। तो इसकी जगह हम मान रख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से तो A+C का मान कितना है, D+20 यहाँ रख दिया और प्लस डी है, ये है बराबर कितना 144। तो 2D बराबर कितना 124, 20 इधर जाएगा, ये जुड़ गया घट जाएगा तो 124, और D का मान कितना 6, 62 वर्ष। तो हमसे पूछा क्या, दामिनी की वर्तमान आयु, तो दामिनी की वर्तमान आयु क्या थी, D, जो कि है कितने 62 वर्ष। तो कौन सा सही है हमारा, E। ठीक है, कौन सा सही है, E। तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल ही था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में तो पूछता है, बहुत पूछता है। पैसे वाला हमको लग रहा है कि अगर 4-5 शिफ्ट हो रही है तो एक आध दो शिफ्ट में तो पक्का ही पूछता है। अब बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, मैं बैठा हूँ ना आपको बताने के लिए, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे कर रहा है। क्या है, तन्मय के बैग में 30 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात पैसे के क्वाइंस का रेशियो दे रखा है। ये बात याद रखनी है कि रेशियो किसका दिया है, ठीक। अब बैग में कुल राशि मतलब रुपया, प्राइस, प्रिंसिपल दे रखा है, मनी जिसको कहते हैं, ये रुपया है। ये जो अनुपात है ये क्वाइन में है और ये रुपए में है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि क्या क्या है उसके पास। यहाँ 30 पैसे के सिक्के हैं उसके बैग में, ये 30 पैसे का सिक्का हो गया, ये 15 पैसे का सिक्का हो गया, और ये हो गया हमारा 10 पैसे का सिक्का। तो इनकी कॉइन का रेशियो दे रखा है, तो हम कॉइन का रेशियो लिख लेते हैं पहले। कितना है, 4, 3 एंड 5 का, ठीक है। कितना दे रखा है, 4। अगर हम मान लें कि कॉइन जो है 30 पैसे के 4 कॉइन है, 30 पैसे के अगर 4 कॉइन है, ठीक है, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, रुपये में लिखता हूं उसको। तो पैसा कितना हो जाएगा, अगर 30 पैसे के 4 कॉइन है तो पैसा कितना हो जाएगा, यहाँ 120 पैसा हो जाएगा। रुपया छोड़िए, अभी ये भले लिखा है, इसको छोड़िए, 120 रुपया, 120 पैसा हो जाएगा। और 15 पैसे के 3 कॉइन है, क्योंकि कॉइन है ये, तो 3 कॉइन है तो ये कितना हो जाएगा 45 पैसा। और 10 पैसे के 5 कॉइन है तो ये कितना हो जाएगा 50 पैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इनका रेशियो है। अगर आप बताइए, अगर हम इसे रुपए में चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे भाई, अगर किसी को रुपए में चेंज करना है तो 100 से हम भाग देते हैं ना, तो हमने 100 से भाग दे दिया, ठीक है। तो देखा जाए तो कोई मतलब है, क्योंकि तीनों में कॉमन है तो ये तीनों कट जाएंगे ना। तो हमारा रेशियो क्या है, यही है, यही है ना। तो ऊपर देखते हैं कुछ कटेगा, हाँ 5 से 24 पंचे 120, 5 9 45 9 और यहाँ 10। तो हमारा जो रुपये का रेशियो अब देख लीजिए कितना आया। तो मतलब 10 का कहने का तो कोई मतलब नहीं निकला, ये 100 का भाग देने का कोई मतलब नहीं निकला। तो आप उसे पैसे में चेंज करके डायरेक्ट रेशियो निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा, रुपए का ही रेशियो होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ रेशियो कितना आ गया, 24 का, 9 का, ये रुपये का, और ये कितने का आ गया 10 का। और टोटल हमने कितना बांटा है, ये 10, 30 पैसे, 15 पैसे और 10 पैसे के रुपए कितने हो गए, ये इतने। और हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं, इतने। तो हम जोड़ लेते हैं, 24 9 कितना हो गया
24 9 33, 33 10 43, तो 43 यूनिट ये हो गया। तो 43 यूनिट का मान कितना है? 172 रुपया, क्योंकि ये भी रुपया हो गया हमारा रेशियो, टोटल जोड़ लिया तो ये भी रुपया ये भी रुपया, तो बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 1 यूनिट का मान 4 आ गया। तो किसका पूछ रहा है? 10 पैसे का, तो 10 पैसा वाला हमारा कौन है? तो चाहे तो आप सबका बता सकते हैं। 1 यूनिट का मान 4, तो 9 यूनिट का मान कितना? 36, 24 चौका 24 9 48 ना 96, कितने कितने रुपए आ गए? 96 रुपए, 36 रुपए, और ये 10 पैसे के कितने? 40, क्योंकि 1 यूनिट का मान 4, तो 10 यूनिट का मान 40। ये क्या है? रुपए है, तो ये रुपए हो गया ना हमारा मान। 1 यूनिट का मान कितना रुपए है? ये रुपए है भाई, रुपी है। 172 रुपये तो लिखा है राशि, रुपए में ये रेट। तो ये हमारा कितना आ गया? इतना रुपये आ गया। तो समझ में आ गया। अब हमसे पूछा है सिक्कों की संख्या कितनी है। अब आप सिक्कों की संख्या, ये 40 रुपए हैं, 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे भाई? तो 10 पैसे के कितने कॉइन होंगे? 40 रुपए में कितने कॉइन होंगे? तो 1 रुपए में 10 होते हैं, 10 पैसे के सिक्के। 1 रुपए में 10 होते हैं 10 पैसे के सिक्के। तो 40 रुपए में कितने होंगे? 400 कॉइन होंगे। कितने कॉइन होंगे? 400। तो समझ में आ गया होगा आपको, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। बट अब मैं कहूँगा कि आप ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो एक कार्यालय में 56 कर्मचारी की औसत आयु 15 वर्ष है। जब 14 नए कर्मचारी उसी कार्यालय में शामिल होते हैं तो कर्मचारियों की औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है। तो नए शामिल हुए कर्मचारियों की औसत आयु बतानी है। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि मैं बेसिक कई बार बता चुका हूँ, तो आज ट्रिक ही बताता हूँ पहले। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है 56 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं? तो 56 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? एवरेज कितनी है? 15 वर्ष है। कह रहा है 14 नए और कर्मचारी आ जाते हैं। तो 14 आ गए तो अब कितना हो गया? 70। 70 कर्मचारियों की औसत आयु क्या हो गई? 6 महीने बढ़ गई, मतलब आधा साल बढ़ गई। 6 महीने मतलब क्या? आधा साल बात कर रहा है ना। 15 साल यहाँ था, तो ये कितना हो गया? 15.5 ईयर। अब हो गई एवरेज। तो हमसे पूछा है कि नए शामिल हुए कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 14, क्या करते हैं, 14 निकाल लेते हैं, और यहाँ इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना हो गया? तो यहाँ पे कितना है आएगा? 0.5। तो हम क्या करते हैं, ये 56 का गुणा, सॉरी कलर चलिए चेंज कर देता हूँ। ये 56 का गुणा हम क्या करते हैं, इस 0.5 में कर देते हैं, और इस 14 का गुणा हम क्या करते हैं, इधर कर देते हैं इसमें, और दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये जो टोटल सम आएगा हमारा, वो कितने का आएगा? जो यहाँ डिफरेंस होगा उसी का आएगा। मतलब ये 14 कर्मचारियों का टोटल सम, कर्मचारियों का टोटल सम, टोटल एज कितनी है, टोटल एज कितनी है। अब 56 में 0.5 का गुणा करेंगे तो 28 आएगा। अब 28 डायरेक्ट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1/2 होता है, और 1/2, तो 28 का 1/2 कितना होगा? 28 में 56। अब प्लस जोड़ देंगे, इसका गुणा इसमें किया तो कितना हो गया? 14 पंचे 70, 0.5 में 14 से गुणा किया तो कितना? 7, और 15 में 14 का गुणा करेंगे तो कितना? 14 14 ही 196 प्लस 14 210, तो कितना हो जाएगा? ये 210 प्लस 7 217। तो ये कितना हो गया टोटल? टोटल कितना हो गया? ये जोड़ लीजिए। तो ये 2 इधर दे देते हैं 30, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 245। कितना हो गया टोटल सम हमारा? ईयर।
लेकिन कह रहा है कि एवरेज बतानी है, तो एवरेज ऑफ 14 एम्प्लॉयज। तो एवरेज निकालने क्या करना है पड़ेगा, टोटल सम में पता है 245, कर्मचारी कितने हैं 14, तो भाग देते हैं, तो 14 1 का 14, ठीक 14 1 का 14, और उसके बाद इतना कितना बच गया ये 10, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, तो बच कितने आ गया 7, फिर 14 पंचे 70, तो कितना आ गया हमारा 17.5 ईयर। कौन सा सही है, कोई नहीं, तो नॉन ऑफ दिस। ये मत लगा कि आना कैन बी डिटरमाइंड, भाई डिटरमाइन तो कर लिया लेकिन मैच नहीं हो रहा है, तो नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बट आप ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार बताए हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप पढ़िए इसे, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन कि क्या कह रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बात ही खत्म, सवाल तो आप कर लोगे। चलिए मैं बताता हूँ, आपने ट्राई किया होगा वीडियो रोक के। कह रहा है विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में। जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी अगर हमसे पूछे कि प्रॉफिट हमें बताइए, तो हम प्रॉफिट किस पे देखते हैं, कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं। जब तक वो बोला ना हो कि किस पे लेना है, तब तक हम प्रॉफिट किस पे देखते हैं, यही तो करते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। जब तक वो कुछ कहा ना हो तो हम हमेशा सीपीए पे तो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ। यहाँ पे जो है लाभ, जो परसेंटेज बता रहा है, वो किस पे कह रहा है, सेलिंग प्राइस पे कह रहा है। जब नहीं कुछ बोला होता है तो हम सीपी लेते हैं, लेकिन इसने यहाँ बोल दिया है भाई कि जो हम प्रॉफिट परसेंटेज लेंगे वो किस पे लेंगे, सीपी पे लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट अगर सीपी पे कह रहा है तो प्रॉफिट बटा सीपी के एसपी सेलिंग प्राइस पे कह रहा है तो सेलिंग प्राइस लेंगे, यही तो लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा हमारा, एसपी होगा प्रतिशत के रूप में, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है आगे, लागत मूल्य के प्रतिशत के रूप में छूट। अब हम बताइए डिस्काउंट किस परसेंटेज किस पे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज पे कह रहा है ना, तो डिस्काउंट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, लागत मूल्य मतलब एसपी के रूप में लेना है, तो यहाँ डिस्काउंट हम जो लिखेंगे मार्क प्राइस जगह कॉस्ट प्राइस, सॉरी लागत मतलब कॉस्ट प्राइस के रूप में, यहाँ 100 ऐसे ही करते हैं, करते हैं नहीं, आप यहाँ 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आगे के यहाँ पे क्या बोला है कि डिस्काउंट परसेंटेज जो होगा वो किस पे लिया जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक। प्रतिशत के रूप में छूट से 20% अधिक है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ जो है वो लागत मूल्य के प्रतिशत के रूप में छूट से 20% अधिक है। कौन अधिक है भाई, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ लागत मूल्य के प्रतिशत के रूप में छूट से 20% अधिक है, यहाँ भी 100, तो कौन अधिक है, इससे ये 20% कौन अधिक है, ये अधिक है ना भाई। अगर ये ध्यान से पढ़िए तो ये 20% का मान कितना, 1/5। अगर ये 5 है तो 20% अधिक मतलब 6, ये दोनों का रेशियो दे रखा है, ध्यान से देखिए तो दोनों का रेशियो दे रखा है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 5p, ठीक है, और ये इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये एस पी रहेगा इंटू 100 है, ये है, तो रेशियो इनका कितना आ जाएगा 6D/CP। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया भाई, ये ऐसे ही कर सकते हो, ये वाला PSP, ये DSP और DCP, यही तो रेशियो है इनका, यहाँ 6/5 का, तो इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा कर दो, तो हमने तो यही किया है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये कितना 6CP इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया। अब एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे कह रहा है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, यहाँ पे कह रहा है कि लाभ से
यदि छूट लाभ से 25% कम है, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, तो कौन छूट जो है लाभ से 25% कम है, छूट कौन कम है, छूट कम है किससे, लाभ से। तो 25% का मान 4 होता है, तो डी का मान कितना, 25% छूट मतलब 3। पता चल गया हमें, ठीक है। डी और पी का मान कितना दे दिया है, 3:4। तो चलिए एक तरफ करते हैं, तो 5p, इसको डी को इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, और एस पी को उधर ले जाते हैं, तो एस पी को जब उधर लेके जाएंगे, यहाँ सॉरी बराबर का चिन्ह होगा, ठीक है, क्योंकि इसका गुणा इधर किया इसका इधर किया, तो ये बराबर है ना बीच में, तो बराबर होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, तो ये 5p था, और यहाँ ये 5 लिखा है मैंने, ये 5p है, और ये कितना है, 6d है, ठीक है। इधर क्या होगा, SP/CP। तो अब हमें पता है कि d या p/d का मान कितना होगा, p/d का मान कितना होगा भाई, 4 ही 3 दिया है, तो 4 3 रख देते हैं। 5p का मान 4 और 6d का मान कितना, 3, ठीक। तो यस पी का मान कितना हो जाएगा हमारा रेशियो, तो 5 चौका 20 और 6 त्रिक 18। अब प्रॉफिट लॉस के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट लॉस के लिए हमें चाहिए क्या भाई, सीपी एंड एसपी का तो रेशियो ही तो चाहिए, सीपी एंड एसपी का रेशियो तो चाहिए हमें। यहाँ पता है ना, सीपी का 18 और एसपी का 20। अब तो हम बता सकते हैं ना कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई, प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 का, किस पे, 18 पे। तो 100% पे कितना होगा, 2 पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी 18, तो 100% पे कितना होगा, तो 2 9 18, 9 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 11.11% आएगा, कितना आएगा, 11.11%। तो समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने क्या समझाना चाह रहा था। बात यह है कि आपकी, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो जो कह रहा है वो करते दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आपको भी अपडेट मिलती रहे और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि हाँ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो लोगों को काम आ रही, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और एक नए जोश के साथ।